Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter of the rise of nationalism in Europe. In this chapter we will understand the making of Germany and Italy. तो जर्मनी एंड इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ उसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम जर्मनी का लेते हैं। देखिए जर्मनी में हमने पढ़ा है कि वहां पे 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड मेंबर ने अपनी नेशनल असेंबली बनाई थी, बट इट वाज अबॉलिश्ड बाय द मोनार्की एंड मिलिट्री। और साथ में इसके साथ जो अबॉलिश करने वाले थे वो थे लैंडलॉर्ड। जो लैंडलॉर्ड थे उनको जैंकर बोला जाता था, जो बड़े भूमि स्वामी थे उनको जैंकर्स बोला जाता था। इन लोगों ने इसका साथ दिया और नेशनल असेंबली को अबॉलिश कर दिया, इसकी पावर को नहीं चलने दिया। अब आगे क्या होता है वो देखिए। जब जर्मनी के इन लोगों ने इसको नेशनल असेंबली को खत्म कर दिया तो उनकी एक समझ आ गई थी कि जो राइट्स, जो चेंजमेंट, जो मॉडर्नाइजेशन यूरोपियन कंट्री के, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के दूसरी कंट्री में अडॉप्ट किए हैं वो भी हमें यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री के लोगों को भी अडॉप्ट करना ही होगा। इसलिए कुछ मॉडर्नाइजेशन, कुछ चेंजमेंट उन्होंने अडॉप्ट किया। और उसके बाद में यहाँ पे काम करने के लिए मिलिट्री ने यूनिफिकेशन किया। मिलिट्री ने यूनिफिकेशन कैसे किया देखिए। यहाँ का उस टाइम पे जो राजा था उसका चीफ था चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क जो इसका चीफ मिनिस्टर था, उसके प्रयासों से जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ है, इस जर्मनी में केवल पर्शिया एक ऐसी स्टेट थी जिसके ऊपर जर्मनी के इन लोगों का राज था। दूसरा एरिया इसके कैप्चर में नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरे लोगों के साथ वार किए। ये वार 3 युद्ध हुए, वो 7 साल तक कंटिन्यू चले, 7 ईयर्स तक। किसके साथ? पर्शिया के राजा ने युद्ध किया और उसके अगेंस्ट में जो पावर थी, जो देश थे, वो थे ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। इन लोगों ने मिलकर के इसके अगेंस्ट युद्ध किए थे, बट ऑटोमन बिस्मार्क की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी के तहत 7 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद में पर्शिया जो स्टेट था जर्मनी का वो विनर हो गया और उसमें ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के अधीन जो है कैप्चर एरिया था वो उसके ऊपर अपना डोमिनेट सेट कर लिया। जनवरी 1871 में काइजर विलियम फर्स्ट को वहां का राजा घोषित किया गया। उसको ताजपोशी की गई, उसको राजा बनाया गया और जर्मनी एम्पायर का हेड बनाने के बाद पर्शिया था वो पूरे जर्मनी का रोल मॉडल बन गया। ओके, इसके बाद में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, उसके लिए स्ट्रगल किया गया 1866 से लेकर के 1871 तक। इतना लंबा स्ट्रगल चलने के बाद उनका यूनिफिकेशन हुआ था। लड़ाई तो 7 साल हुई थी, बट यूनिफिकेशन का टाइम हम उसमें देंगे 1866 टू 1871। इट्स ओके। अब यहाँ जर्मनी का यूनिफिकेशन होने के बाद कुछ पॉइंट्स पे मॉडर्नाइजेशन किया गया। मॉडर्नाइजिंग क्या किस किस पे किया गया? करेंसी पे, बैंकिंग पे।
साथ में जुडिशरी पे। इनके ऊपर कुछ चेंजमेंट किया गया और लोगों को सपोर्ट किया गया, वो सारे चीजों को अडॉप्ट किया गया जो लोगों की डिमांड थी, और लंबे टाइम तक उन्होंने स्ट्रगल करने के बाद दूसरी कंट्री में अडॉप्ट की हुई थी। उसी पॉइंट्स को लेकर के उन्होंने अपने सिस्टम में कुछ मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी, जो उन्होंने चेंजमेंट किया करेंसी, बैंकिंग सिस्टम और जुडिशरी में। इट्स ओके। ये तो था बेटा हमारे पास जर्मनी का यूनिफिकेशन। और अब हम स्टडी करेंगे इटली का। तो इटली का भी ठीक ऐसे ही स्ट्रगल हुआ है। कैसे हुआ वो सुनिए। इटली के अंदर आपने रिवॉल्यूशनरी के बारे में स्टडी की थी, जुसेपे मैज़री, जिसने दो अपना सोसाइटी बनाई थी, यंग यूरोप और यंग इटली। अब यहां पे अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास, वो आता है इटली का सार्डिनिया पिडमांट। सार्डिनिया पिडमांट है वो इटालियन रूलर का केवल और केवल एक स्टेट था, यानी कि जो इटली राजघराने का जो शासन था वो केवल सार्डिनिया पिडमांट पे था। आप चाहे मैप में देख सकते हैं, आपके पास ये मैप दे रखा है बेटा। इस मैप में ये तो है इटली का यूनिफिकेशन के पहले का, और ये है इटली का यूनिफिकेशन के बाद में। तो सार्डिनिया पिडमांट हमारे पास यहाँ पे पड़ता है। दूसरी जो 6 एरिया है उसके ऊपर कहीं बोर्बो राजवंश था, कहीं पोप के अधीन था, कहीं स्पेनिश आदि लोगों ने उसको अडॉप्ट कर रखा था। अब इटली ने कैसे स्ट्रगल किया वो देखें। सार्डिनिया पिडमांट का जो रूलर था वो था विक्टर एमोनल सेकंड। उसका चीफ मिनिस्टर था वो था काबो। ये टैक्टफुल डिप्लोमेसी में काफी चतुर था, तो इसने जो कूटनीति लगाई थी उस कूटनीति के तहत सार्डिनिया पिडमांट का जो रूलर था विक्टर एमनुएल सेकंड, उसको विनर करने के लिए इसने काफी सपोर्ट किया। उसके बाद में हमारे पास एक तो ये आ गया, एक जुसेपे मैज़री आ गया जो आपने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट रिवॉल्यूशनरी जो आए थे उसके अंदर। और तीसरा इसमें काम करने वाला था वो था गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ने अपना स्वयं सेवक संघ बना रखा था अपने लोगों की सहायता करने के लिए, और उसने इन सभी के प्रयासों से जो इटली के ऊपर अलग अलग रूलर की पावर थी उनको डिफीट करने के लिए कामयाब हुए। इन्होंने लड़ाई लड़ी फ्रांस के साथ, स्पेन के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ। गैरिबाल्डी जैसे जैसे आगे स्ट्रगल करता हुआ, जैसे जैसे वार में शामिल होता आगे बढ़ता गया, पीजेंट्स ने इसका सपोर्ट किया। और पीजेंट्स को नहीं पता था कि इटालियन हमारी लैंग्वेज है, क्योंकि उस एरिया के ऊपर इटली रूलर किसी सेट नहीं था। इटली का कोई भी रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं था, तो पीजेंट्स ने सपोर्ट किया। तब तक वहां के पीजेंट्स ये नहीं मानते थे कि इटालियन हमारी लैंग्वेज है। वो ये सोच रहे थे लाटालिया जो राजा है विक्टर एमनुएल सेकंड, उसकी वाइफ का नाम है। तब तक उन लोगों को यही नहीं पता था कि इटालियन हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेज। ऐसे ही करके उन्होंने जब स्ट्रगल किया तो इटली का यूनिफिकेशन हुआ, और ये यूनिफिकेशन की जो प्रक्रिया है ये चली 1859 से 1871 तक। इट्स ओके। हमने फ्रांस का यूनिफिकेशन पढ़ लिया बेटा, जर्मनी का, और अब इटली का। इट्स ओके।